विरासत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के। सीयूटी यूजी और पीजी में इतिहास से क्या क्या प्रश्न आता है, किस किस टॉपिक से प्रश्न आता है, और पूरा इतिहास का एक खाका देखेंगे शुरू से लेके अंत तक। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एक मैप लेते हैं। इसमें हम्म, ठीक। सबसे पहले हम लोग आज केवल ये डिस्कस करेंगे कि पूरे इतिहास में शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग सीयूटी पीजी के लिए, यूजी के लिए, या और भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इतिहास का परिभाषा। इतिहास की परिभाषा में देखेंगे। अब जब पढ़ेंगे विस्तृत से, अभी मैं केवल एक शुरू से लेकर अंत तक एक वो मतलब खाका देखेंगे कि क्या है इतिहास, मतलब क्या है। तो इसमें हम लोग विभिन्न इतिहासकारों का, जैसे यचकार और भी कई इतिहासकारों का परिभाषा देख के उन्होंने इतिहास के बारे में क्या क्या बोला है। जैसे इनकी एक पुस्तक है व्हाट इज हिस्ट्री, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, किसने उनको कहा है जनक, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, इत्यादि चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे। तो उसके बाद फिर इतिहास का विभाजन देखेंगे, इतिहास का विभाजन कैसे कैसे हुआ है। इसमें कुछ इतिहासकार हैं जो इतिहास का विभाजन हिंदू काल, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में करते हैं। ये जो हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल, ये विभाजन है वो किस इतिहासकार ने किया है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्यतः इतिहास का जो है वो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, तीन भागों में बांट कर देखा जाता है। और इसके बाद आज़ादी के बाद का भारत को समसामयिक भारत के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, इसकी पूरी विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे तब। ठीक, एंशियंट हिस्ट्री। ठीक, प्राचीन भारत के इतिहास के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जब क्लासें होंगी एक एक टॉपिक पर क्लासें होंगी, अभी तो केवल हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो सबसे पहले देखेंगे स्रोत क्या है इसके लिए। एक मिनट, हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्रोत क्या है, प्राचीन इतिहास को जानने के लिए क्या क्या सोर्स है हमारे पास। तो इसके लिए सोर्स को दो भागों में मुख्यतः बांट दिया गया, एक पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। ठीक, पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं, अभिलेख, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अशोक के अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, तमाम जो उस समय के अभिलेख है उनकी चर्चा करेंगे कि करके। सिक्के, सिक्के बहुत, सिक्के से क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है इतिहास के बारे में। अगर किसी स्थल पे किसी शासक का सिक्का पाया जाता है तो उससे क्या मतलब उसका अर्थ निकलता है, इसके बारे में। जैसे समुद्रगुप्त का सिक्का है, उसमें बीड़ा बजाते हुए समुद्र को दिखाया गया है, तो इससे ये हमें जानकारी मिलती है कि बीड़ा बहुत पुराना वाद्य यंत्र है और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इस तरह के स्मारकें जो हैं उनके उनसे क्या हमें जानकारी प्राप्त होती है इतिहास के बारे में। मिट्टी के बर्तन और कलाकृतियाँ इत्यादि से क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है इतिहास के बारे में, इसकी हम चर्चा करेंगे। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक है स्वदेशी यानी देसी साहित्य, दूसरा है विदेशी।
ठीक। विदेशी साहित्य में जो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत है उनकी चर्चा की जाती है, जिसमें यूनानी, रोमन, तिब्बती, चीनी, ये अलग अलग जो देशों से विदेशी यात्री आए वो अपना यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, भारत के बारे में लिखे हैं। तो क्या लिखे हैं, उससे क्या जानकारी प्राप्त होती है भारतीय इतिहास के बारे में, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें इसमें फायान के बारे में देखेंगे, इत्सिंग आया, ह्यूनसांग आया, इत्यादि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। दूसरा है स्वदेशी यानी या देशी साहित्य। देशी साहित्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक में हम लोग ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में देखेंगे। ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में हम लोग देखेंगे वेद। वेद कौन कौन से हैं? 4 वेद हैं। वेद देखेंगे, पुराण देखेंगे, पुराण के बारे में पूरा चर्चा करेंगे, आरण्यक पढ़ेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? ठीक है। उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, कितने उपनिषद है, कौन कौन से हैं। ठीक। उसके बाद महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से महाकाव्य हैं। आप सब लोग जानता है कि रामायण और महाभारत। ठीक। 2 का हम महाकाव्य है, इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इन पे इनसे क्या क्या प्रश्न किस टाइप का आ रहा है और किसने काम किया है इस पे, किस इतिहासकार ने महाभारत पे काम किया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। बहुत साहित्य है इसके बाद। बहुत साहित्य में हम लोग दीपवंश, महावंश, जातक और त्रिपिटक, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जैन साहित्य में अचरांग सूत्र है, भगवती चरित्र है, इत्यादि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया। हाँ, अब देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का जो विकास क्रम है वो कैसे कैसे हुआ है। ठीक। तो मुख्यतः इसको सुविधा के लिए प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। प्रागैतिहासिक काल, एक मिनट, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? प्रागैतिहासिक वो है जो लिखित साक्ष्य तो मतलब कोई उपलब्ध नहीं है, और ये पूरा इसका जो निर्धारण है पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पाषाण काल और धातु काल, मेटल एज। ठीक। पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक। पूरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। जब हम लोग पढ़ेंगे ये तो इसकी पूरी एकदम विस्तृत चर्चा करेंगे, इनका कालक्रम क्या है, कौन कौन से जगह से इनका मतलब वो पाया गया है, स्थल भारत में कहाँ कहाँ है, कौन नवपाषाणकालीन स्थल है, मध्यपाषाणकालीन स्थल है, इनकी विशेषताएं क्या है, सबकी एकदम विस्तृत चर्चा करेंगे। दूसरा है आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल में देखेंगे तो लिखित जो साक्ष्य है वो तो उपलब्ध हैं, लेकिन अपठनीय है, मतलब उसको पढ़ा नहीं गया है। सिंधु सभ्यता के समय जो लिपि थी उसको पढ़ा नहीं गया है अभी तक। तो वैदिक सभ्यता है, इसमें 2 आते हैं, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, आग ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब है पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्यों के आधार पर जब इतिहास का निर्धारण होता है तो उसे उसको ऐतिहासिक काल के अंदर रखा है। इसमें महाजनपद काल से यह शुरू होता है। महाजन, इसके बाद सबने सुना होगा मगध, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, इसके बारे में देखेंगे। हर एक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य पीरियड में अशोक, अशोक का धम क्या था, अभिलेख, मौर्य प्रशासन का
क्या विशेषताएं थी, इनके बारे में चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में एक एक पॉइंट से हम लोग उस चर्चा करेंगे जब इसका क्लास लेंगे तब, ठीक। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल में शुंगा पढ़ेंगे, कौन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ विदेशी आक्रमण हुए, ईरानी, यूनानी, सिकंदर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिकंदर के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर इसी समय मौर्योत्तर काल में हो गया सातवाहन पढ़ेंगे, ठीक। फिर गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड की जो इसमें सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट था गुप्ता पे, उसका पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और गुप्ता के बाद हर्षवर्धन, वर्धन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, वाकाटक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक चीज पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे। संगम पीरियड में हम लोग चोल, चेरा और पांड्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। दक्षिण भारत के इतिहास में इन तीनों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद राजपूत काल के बारे में कुछ चर्चा होगी, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, पृथ्वीराज रासो क्या बोलते हैं, और कर्नल टॉड इनके बारे में क्या कहते हैं, जिनके जो इस पे काम किए हैं, ठीक है। एक एक चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर ये हो गया, ठीक। अब हम देखेंगे अगला मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, ठीक। मध्यकालीन भारत में हम लोग इसको सुविधा के लिए 3 भागों में मध्यकालीन भारत को बांट दिया गया है, ठीक। पहला अरब और तुर्की आक्रमण, ठीक। अरब और तुर्की आक्रमण में हम लोग देख लें इस्लाम का उदय। भारत में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे भारत में इस्लाम का आगमन। जब ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे तो मोहम्मद साहब के बारे में जानेंगे, ठीक है। हिजरत क्या है, इस्लाम का जो कंसेप्ट है, कुरान क्या है ये देखेंगे, हदीस क्या है, कलमा, ठीक है, नमाज, रोजा, हज इत्यादि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। खलीफा, जो 4 खलीफा भरते उनके बारे में चर्चा करेंगे, अबू बकर, अली, उस्मान, अली, ठीक। इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जो उसके बाद अरब आक्रमण हम लोग देखेंगे। अरब आक्रमण 711 कितने अरब आक्रमण पहले असफल हुए, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आया। मोहम्मद बिन कासिम 711 में कहाँ आया, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग मकरान तट पे, ठीक। उसके बाद तुर्की आक्रमण के बारे में देखेंगे, गजनबी, गौरी, ठीक। इनके विजय का क्या कारण था, भारतीय राजा क्यों पराजित हुए, इत्यादि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, ठीक। दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया है। एक एक का हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले गुलाम डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, ठीक। 1206 से 1290 गुलाम डायनेस्टी में जो मुख्यतः राजा हुए उनके बारे में, ऐबक, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, बलबन के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसकी चर्चा हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे। इसके बाद
ठीक है। ये 1290 से 1320, ठीक है। खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा जा रहा है आजकल मध्यकालीन भारत से। इनकी बाजार नीति क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य नीति देखेंगे। खिलजी क्रांति क्या है इत्यादि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, खिलजी के बाद तुगलक डायनेस्टी। तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे। इसकी जो योजनाएं थी जो सफल नहीं हो पाई, जैसे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन, दुआब में कर वृद्धि अभियान, कराचिल अभियान, खुरासन अभियान इत्यादि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके जो योजनाएं थी उसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों के, उस समय के जो दरबारी इतिहासकार थे उनका क्या मत है, जैसे बरनी, इब्न बतूता, ठीक, इत्यादि का क्या मत था मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में, उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद तुगलक बाद सैयद डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। खिज्र खा, फिर खिज्र, उसके बाद लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में मुख्यतः हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, सिकंदर लोधी के बारे में, जिन्होंने आगरा 1504 में बसाया था, ठीक। फिर इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था, इब्राहिम लोधी। उसके बाद 1526 में बाबर आता है। पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर सत्ता मुगलों के हाथ में चली जाती है, ठीक। तो यहाँ बाबर का, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, इसमें कौन कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया, युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया गया, जैसे तुगलमा पद्धति के बारे में हम लोग जानेंगे। अराबा तकनीकी क्या था, ठीक। रूमी तकनीकी, ये सब युद्ध पद्धति थी। ये सब क्या था? बाबर क्यों जीता, क्यों विजय हुआ, इत्यादि चीज़ों का हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक। उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, ठीक। ठीक, मुगल साम्राज्य में हम लोग बाबर के बारे में देखेंगे, जो 1526 में आता है, 1530 तक रहा, ठीक। बाबर के बाद हुमायूं की चर्चा करेंगे, ठीक। 1530 से 1556, बीच में इसका निर्वासित काल क्यों हुआ, इन समय कौन शासक था, उसमें शेरशाह की चर्चा करेंगे, हेमू की चर्चा करेंगे, ठीक। शेरशाह का प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अकबर, अकबर आता है 1556 से 1605। फिर अकबर से क्वेश्चन बहुत बनता है। अकबर का हम लोग धार्मिक नीति देखेंगे, रिलीजियस पॉलिसी, राजपूत नीति देखेंगे, राजपूतों के साथ इसका कैसा संबंध था, सैन्य नीति, ठीक, दीन इलाही, सुलह कुल, ठीक, इत्यादि चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे जब अकबर को पढ़ेंगे तो, ठीक है। अकबर के बाद जहांगीर शासक बना, ठीक। जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, जिसकी 1707 में मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के बाद कुछ कमजोर शासक बने, बहादुर शाह प्रथम। अंतिम शासक थे जो थे वो बहादुर शाह द्वितीय,
जफर, ठीक, 1857 में, जिनको क्रांति के समय गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। फिर उसके बाद, ठीक, मुगल साम्राज्य की चर्चा हम लोग पूरा करेंगे। इसके बाद इसके अलावा हम लोग मुगल साम्राज्य में 2-3 चीज़ों की और चर्चा करेंगे। मुगल आर्किटेक्चर की चर्चा करेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक। और साथ ही साथ उस समय भक्ति आंदोलन में शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। रामानंद के बारे में पढ़ेंगे, वल्लभाचार्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, शंकरदेव, चैतन्य महाप्रभु, सभी इत्यादि के बारे में हम लोग इसमें भक्ति आंदोलन के बारे में जो पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन तो एकदम विस्तृत चर्चा होगी, ठीक है। उसके बाद सूफी आंदोलन पढ़ेंगे। सूफी आंदोलन में चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरिया संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय इत्यादि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर विजयनगर साम्राज्य देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन क्या था, भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, और इस समय कौन कौन से वंशों ने शासक, 4 वंशों ने शासन किया, संगम, तुलुब, सुलुब, अराबीडू इत्यादि की हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक राजाओं की चर्चा करेंगे, ठीक, ठीक है। इसमें एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे कृष्णदेव राय, उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। बहमनी साम्राज्य के बारे में देखेंगे। बहमनी साम्राज्य का विभाजन जो 4 प्रांतों में हुआ, उसमें प्रांत को तरफ बोला जाता था, इन चारों की चर्चा करेंगे, ठीक है। मराठा साम्राज्य के बारे में देखेंगे, शिवाजी के बारे में देखेंगे, अष्टप्रधान क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के जो दोनों में संघर्ष का कारण था, उसका राजनीतिक कारण क्या था, धार्मिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, इत्यादि की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग सुविधा के लिए देखिए 2 भागों में इसको बांट देंगे, अगर मतलब पढ़ने में आसानी होगी। सबसे पहले कंपनी का रूल देखेंगे, 1707 से 1858, ठीक है। इसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसमें हम लोग देखेंगे पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे, डेन, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, इन सबों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तृत। इनका आने का क्रम क्या था, क्वेश्चन बनता है, और कंपनी जो स्थापना हुई थी उनका क्रम क्या था, ठीक, ये हम देखेंगे। 18वीं शताब्दी में भारत की क्या स्थिति थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति उस समय क्या थी, जिसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, भरतपुर इत्यादि जो क्षेत्रीय राज्य थे, उनकी क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ब्रिटिशों ने फिर अंग्रेजों की विजय देखेंगे, इसकी अंग्रेजों की विजय के क्या कारण थे, अंग्रेज क्यों विजय हुए इन क्षेत्रीय राज्यों से, बंगाल, मैसूर से कितने युद्ध हुए, 4 युद्ध हुए, उसमें कौन कौन सी संधियाँ हुई, इसके बारे में एकदम विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के बारे में देखेंगे। उसके बाद सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो उस समय चल रहे थे, जिसमें हम लोग राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मुख्यतः ब्रह्म समाज, ठीक, आर्य समाज,
प्रार्थना समाज, वेद सोसाइटी, सबकी चर्चा करें, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद इत्यादि सबकी चर्चा करेंगे हम लोग जब इसको पढ़ेंगे। तो धार्मिक स्वभाव के कारण क्या थे, इनकी नीतियाँ क्या थी, ठीक है, कितना हद तक ये प्रभावी हो सके, ठीक, सबकी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर 1857 का विद्रोह के बारे में देखेंगे, 1857 विद्रोह का कारण क्या था, ठीक, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, उसके बाद तत्कालीन कारण क्या था, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। विभिन्न इतिहासकारों ने 1857 के क्रांति के बारे में क्या बोला है, सबका एकदम मतलब एक एक कथन की व्याख्या करेंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद इधर इंडियन नेशनल मूवमेंट में भारतीय राष्ट्रवाद, इसके उदय के क्या कारण थे, इंडियन नेशनलिज्म के, ठीक, एक एक कारणों की व्याख्या करेंगे हम लोग। कांग्रेस से पहले जो जो संगठन बने, जैसे मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, महाराष्ट्र में बना, बंगाल में बना, ठीक, जितने संगठन बने उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, इस समय सेफ्टी बॉल का सिद्धांत क्या था, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। कांग्रेस के अधिवेशनों के जो अध्यक्ष हो गए हैं, सेशन हो गए, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। फिर उदारवादी चरण, उसमें मॉडरेट फेज और उग्रवादी चरण। मॉडरेट फेज में कहते दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्ता, फिरोज शाह मेहता, इनकी हम लोग चर्चा करेंगे। उग्रवादी में लाल बाल पाल, बांग पाल की चर्चा करेंगे। इससे इसको उग्रवादी चरण का जनक मुख्यतः तीलों को माना जाता है, तो इसमें लाल बाल पाल, ठीक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इनकी चर्चा करेंगे हम लोग। फिर गांधी जी का आगमन, गांधी जी का आगमन 9 जनवरी 1915 को होता है। उसके बाद, ठीक है, फिर रोलेट एक्ट की चर्चा करेंगे। रोलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग, गांधी चरण में देखेंगे हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट तक, ठीक है, जलियांवाला बाग, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बाद चौरा चौरी की घटना देखेंगे, ठीक। साइमन कमीशन देखेंगे, साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय उसका विरोध करते हैं, फिर वो देखेंगे। फिर गांधी सबने अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक, 29 में, और सबने अवज्ञा आंदोलन। फिर उसके बाद हो गया गांधी इरविन पैक्ट पढ़ेंगे, गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे, ठीक, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, कौन कौन भाग लिया, क्या इसका मतलब इम्पैक्ट क्या था, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर गांधी इरविन पैक्ट हो गया, ठीक। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, एकदम विस्तृत चर्चा करेंगे, एक एक मतलब एक एक घटना का हम लोग चर्चा करेंगे। फिर संवैधानिक विकास, जो 1773 से 1935, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के एक्ट तक, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक। 1773, 81, 84, 1793, 1813, 1833, 1853, ठीक है, इन सब की चर्चा करेंगे हम लोग। 1861, ठीक। उसके बाद 1909, 1917, 35 इत्यादि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सभी एक्ट के बारे में देखेंगे जब हम लोग ये पढ़ेंगे तो, ठीक। वामपंथी आंदोलन, उस समय एम.एन. राय के बारे में पढ़ेंगे। वामपंथी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, क्या इनकी रणनीति थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर स्वतंत्र अभिवाजन देखेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद क्या क्या प्रतिक्रिया हुआ, से विवेल प्लान क्या था, शिमला समझौता क्या था, माउंटबेटन प्लान के बारे में पढ़ेंगे, विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। आधुनिक इतिहास में पूरा एकदम देखेंगे विस्तृत से। उसके बाद
आज़ादी के बाद भारत, इसमें हम लोग देखेंगे आज़ादी के बाद भारत। मुख्यतः ये सीयूटी में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जो इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मतलब जानना जरूरी है पूरा, कि आज़ादी के बाद जो भारत आज़ाद तो हो गए हम लोग, उसके बाद क्या स्थिति थी भारत की और कैसे कैसे संभाला गया परिस्थितियों को, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे क्या विरासत, राष्ट्रीय आंदोलन के विरासत, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत में हम लोग देखेंगे कि उस समय शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी, अर्थव्यवस्था कैसा था, उस समय इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है। अब फिर नेहरू युग 1947 से 1964, ठीक है, 64 तक पीएम रहते हैं नेहरू जी, ठीक है। इसमें मुख्यतः हम लोग नेहरू युग में कई चीज़ों पर चर्चा करेंगे। कश्मीर मुद्दा हो गया, शरणार्थी समस्या, रियासतों का एकीकरण, ठीक है, एक एक की हम लोग चर्चा करेंगे इसकी। फिर शास्त्री के बाद नेहरू जी के बाद शास्त्री जी बनते हैं प्रधानमंत्री, 64 से 66 रहते हैं। ताशकंद समझौता देखेंगे हम लोग क्या था, ठीक। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं 1966 से 1977। फिर बीच में यहाँ जेपी आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संपूर्ण क्रांति क्या था इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसके बाद फिर दूसरा चरण इंदिरा गांधी का 1919 से 1984। फिर 84 में इनको गोली मार के हत्या कर दी जाती है। फिर यहाँ सिख दंगा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इनके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी से नरसिम्हा राव 1984 से 1996। राजीव गांधी 1984 से 1991। फिर नरसिम्हा राव 91 से 96, ठीक। इसमें नरसिम्हा राव के समय एलपीजी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्यों जरूरी था एलपीजी लाना, क्या इसका प्रभाव हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद 96 से अटल बिहारी वाजपेयी से मनमोहन सिंह, अटल बिहारी 96 से 2014, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय, इस दौर में हम लोग पढ़ेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, क्वेश्चन आता है कभी कभी, क्या था, ठीक। दिल्ली से लाहौर के लिए बस सेवा की गई थी। कारगिल युद्ध 1999, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। पोखरण सेकेंड वाला परीक्षण हुआ था, ठीक है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2014 से और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। इसके बाद तो अमृतकाल नहीं शुरू हो गया, ठीक। एक एक चीज़ की चर्चा करेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। ये हो गया शुरू से लेके वर्तमान तक भारतीय इतिहास का जो एक खाका है, ठीक। हम लोग जब पढ़ेंगे एक एक टॉपिक का विस्तृत चर्चा करेंगे जब क्लास शुरू होगी। तो अभी तो ये बता दिया कि क्या क्या देखना है हम लोगों को। और सीयूटी पीजी में बता दूं कि इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आता है। विश्व इतिहास के कुछ टॉपिक है वो भी हम देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। वर्ल्ड हिस्ट्री, हाँ, विश्व इतिहास से यूरोपियन हिस्ट्री, एक मिनट, ठीक है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। विश्व इतिहास में यूरोपियन हिस्ट्री में हम लोग पढ़ना है। तो उसके बाद जो कुछ क्रांतियाँ हुई, फ्रेंच क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रेवोल्यूशन, और रशियन रेवोल्यूशन हुआ, और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, अमेरिका की क्रांति, ये 3-4 चीज़ें आपको लोगों के सिलेबस में, उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। फिर उसके बाद जो वर्ल्ड वार था सेकेंड, और फर्स्ट और सेकेंड दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बस इतना ही है सीयूटी पीजी के लिए। और बाकी जब क्लास शुरू होगा तो एक एक चीज़ की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।